हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ष 2023 लेखा शास्त्र का पेपर जिसका कोड है 349। और इसमें आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और जैसे आपका बहुविकल्प प्रश्न दिए हुए हैं 1 से 10 तक, और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जिनका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। इसके बाद 27 से 30 तक जो प्रश्न आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। तो आगे मैं पहले बहुविकल्प प्रश्न सॉल्व करता हूं। तो पहला जो बहुविकल्प प्रश्न है वो इस प्रकार है। कौन सा है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो क्या है ये? इसमें पहला विकल्प है वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, व्यक्तिगत खाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका वास्तविक खाता। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसा है? वास्तविक खाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपकी आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो आय व्यय खाता किसमें बनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एकांकी व्यापार संगठन द्वारा, कंपनी संगठन द्वारा, साझेदारी संगठन द्वारा। नंबर 4 इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। प्रश्न संख्या 3 पुनर्मूल्यांकन खाता है। तो क्या है ये? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही नाम मात्र खाता। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 दायित्व में कमी है। क्या है? हानि है, लाभ है, प्राप्ति है, या व्यय है। तो ये क्या है? लाभ है। उसके बाद साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1956 में, 1948 में, 1932 में, 1950 में। तो कब लागू हुआ था? 1932 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 6 विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण दर्शाया जाएगा। पहला प्रश्न, ये पहला जो विकल्प है आय व्यय खाते में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नंबर 3 चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, और नंबर 4 दे रखा चिट्ठे के दोनों पक्षों में। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नंबर 7 एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। नंबर 1 कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के स्वामी। तो एक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। आगे प्रश्न के 8 निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? तो देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, अंश पूंजी, अदत्त व्यय। तो क्या नहीं है? चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या नहीं है? अंश पूंजी चालू दायित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 9 कंपनी की विशेषताएं हैं। कृत्रिम व्यक्ति, कानून द्वारा निर्मित, शाश्वत उत्तराधिकार। नंबर 4 इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी कंपनी की विशेषताएं हैं। और प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 जो प्रश्न नंबर 10 है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 100, 150, 50, 140। तो इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत हैं। जो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 200। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? एक निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य होते हैं, हो सकते हैं। तो इसमें जो आपके मैंने जो कुछ प्रश्न पढ़े हैं जो आय व्यय खाते से संबंधित थे, यानी कि क्या थे, गैर व्यापारिक संस्थाओं के जो प्रश्न थे वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ बहुविकल्प की वजह से यहाँ सभी को आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं
अति लघुत्तरीय प्रश्न जो इस प्रकार हैं। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, आय व्यय खाते के उद्देश्यों को समझाइए। ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है तो इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, साझेदारी संलेख को समझाइए। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर 13, आहरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि को समझाइए। प्रश्न नंबर 14, साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 15, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है। नेक्स्ट प्रश्न है 16, कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदों को बताइए। आगे प्रश्न नंबर 17, लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे प्रश्न है 18, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। अब आगे देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे है पहला प्रश्न है आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये वाला प्रश्न भी आपका गैर व्यावसायिक संस्थाओं से दिया गया है तो इसे भी आप नहीं देखेंगे, आगे आपके सिलेबस में नहीं आएगा। 2024 में ये वाला प्रश्न या इस चैप्टर में से नहीं आएगा। नेक्स्ट है 22, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23, पूर्व अधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है 25, प्रश्न संख्या कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और प्रश्न संख्या 26 है कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों। तो इस प्रकार ये मैंने अभी कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न पढ़े हैं जिन्हें आप स्वयं हल करेंगे। और ये जो आपका प्रश्न नंबर 27 है ये आपका गैर व्यापारिक संस्थाओं से लिया गया है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। तो अब मैं आपको प्रश्न नंबर नेक्स्ट पढ़ूंगा जो प्रश्न नंबर 28 है वो इस प्रकार है जिसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो क्या है प्रश्न नंबर 28, रोहित कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया जो ₹10 प्रति अंश के हिसाब से 50,000 अंशों में विभक्त थी। इनमें से कंपनी ने 40,000 अंशों को निर्गमित किया जिन पर आवेदन पर ₹2 प्रति अंश, आवंटन पर ₹2 प्रति अंश, प्रथम याचना पर ₹4 प्रति अंश तथा ₹2 प्रति अंश अंतिम याचना पर देय थे। सभी अंश जनता ने क्रय कर लिए तथा धनराशि प्राप्त हो गई, परंतु एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। संचालकों ने उन अंशों का हरण कर लिया तथा उन्हें ₹6 प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्गमित कर दिया। तो आगे हमें करना क्या है, इसमें कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक हम कैलकुलेशन या एनालिसिस टेबल बनाते हैं जो इस प्रकार मैंने बना रखी है। तो देखो जरा क्वेश्चन में हमें टोटल कितने अंश दे रखे थे, 40,000 जो जनता को ने क्रय किए हैं। तो जिन पर पैसा मांगा गया है एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹2 और फर्स्ट कॉल पे ₹4 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2। तो अब हम कितना कितना पैसा मांगेंगे, 40,000 × 2 करेंगे तो 80,000 और 40,000 × 2 करेंगे 80,000
40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000 और 40,000 इंटू 2 करेंगे तो 80,000। तो ये पैसा हमें इस तरीके से मिल जाएगा। और लास्ट कॉल पर 500 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपये हमारे क्या रह गए, एरियर या बकाया जो नहीं मिला। तो हमें लास्ट कॉल पे जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 80,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 79,000 या 79,000। ठीक है। फिर हमने इन अंशों को उन्हें बेचा था, रेशियो क्या था, तो शेयर से 500 और 500 गुणा 10 रुपए के हिसाब से, तो हमारे टोटल शेयर बैठते हैं 5,000 के, लेकिन हमें बेचा है इनमें 6 गुणा 500 करके 3,000 रुपए में। तो इस पर जो हमें नुकसान होगा उसे हम जो फोरफीचर अमाउंट हो जाएगा उससे पूरा कर लेंगे। 5,000 माइनस 3,000 जिसमें बेचा है, तो टोटल हमें कितने का लॉस हुआ है, 2,000 का, जिसे हम फोरफीचर अमाउंट से पूरा करेंगे। तो उसकी एंट्री में आगे करके दिखाऊंगा। तो पहले हम 1 बाय 1 एंट्री करते हुए चलते हैं। जो पहली एंट्री है वो इस प्रकार बनेगी तुम्हारी, जनरल एंट्रीज ऑफ रोहित कंपनी लिमिटेड। तो पहली एंट्री क्या है आपकी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए से टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 रुपए। सेकेंड एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी अलॉटमेंट ड्यू की, मतलब आवंटन आप मांगेंगे, तो आवंटन मांगने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए और शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। अब ये पैसा जो आपने मांगा अलॉटमेंट पे, इसे आप प्राप्त करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल मांगने की प्रथम याचना को, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपए। ये जो आया था आपका 40,000 शेयर थे और मल्टीप्लाई आपने यहाँ 4 रुपए से किया था, तो ये आ गया आपके 1,60,000 रुपए। उसके बाद टू शेयर कैपिटल 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम इसे प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सातवीं जो बनेगी आपकी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 80,000 रुपए। वही आपकी जो 40,000 मल्टीप्लाई यहाँ 2 चल रहा था ना आपका, जो हमने कैलकुलेशन में किया था, यह आ जाएगा 80,000 रुपए और टू शेयर कैपिटल 80,000 रुपए। अब जब इसे प्राप्त करेंगे तो यहाँ क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो आपको मांगे आपने 80,000 रुपए, लेकिन इनमें से 500 शेयर मल्टीप्लाई 2 ये आपको नहीं मिले, तो ये कितना आ जाएगा 79,000 यानी 79,000 आपको मिलेंगे। अब ये पैसा नहीं मिला तो हमने इन शेयर्स को क्या कर लिया था, फोरफीचर कर लिया था, मतलब इनका हमने हरण कर लिया था। तो हरण करने की एंट्री जो बनेगी क्या है, आपने जो 500 शेयर से पूरे 10 रुपए मांग लिए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 500 गुणा 10 करके 5,000 से टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि आपको नहीं मिले हैं 500 मल्टीप्लाई 2 करके, यानी कि आपको 1,000 रुपये नहीं मिले सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, और 5,000 में से आप 1,000 माइनस करेंगे तो 4,000 बैलेंस जो आएगा उसके लिए लिखेंगे आप टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब ये शेयर आपने पुनः बेच दिए, तो बेचे हैं, तो उसकी बेचने की जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 500 गुणा 6 करके 3,000 आ जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 गुणा 10 करेंगे तो आप 5,000 रुपये, 5,000 माइनस 3 जो आपका 2,000 का बैलेंस आया था उसे आप कहाँ से पूरा कर लेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से 2,000 रुपये ये आ जाएगा। उसके बाद जो आपका फोरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचा है, यानी कि आपने फोरफिटेड किया 4,000 रुपये और 2,000 रुपये आपने री इशू पर यूज कर लिया, बचे आपके 2,000 रुपये, तो ये हो जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपये। जो बैलेंस बचता है वो आपका कहाँ चला जाता है, रिजर्व अकाउंट में चला जाता है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। इसका जो नेक्स्ट है 29वां प्रश्न पढ़ लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका पार्टनरशिप से लिया गया प्रश्न है और जिसे हम सॉल्व करेंगे साथ के साथ, पहले पढ़ लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं, में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने प्रभावी तिथि से सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय लिया। 1 अप्रैल 2021 को ए तथा बी का आर्थिक चिट्ठा और प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित हैं। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी पूरी, मैं शर्तें पढ़ रहा हूं। तो पहली शर्त है भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटे जाएंगे। सेकंड शर्त है फर्म की पूंजी 6 लाख रुपए निश्चित की गई थी, जिसे सभी साझेदारों द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में दिया जाएगा और सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति की राशि नगद देगा। नेक्स्ट है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिमूल्य के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। फर्म का भविष्य में औसत लाभ 90,000 रुपये प्रति वर्ष है। नाममात्र व्यवसाय में पूंजी पर सामान्य लाभ की दर 10% है। तो आपको करना क्या है, ख्याति की गणना कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। और इसके अथवा में भी दिया हुआ है ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। लेकिन आपको करना क्या है, ये वाला प्रश्न नहीं, मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, ये आप स्वयं करेंगे। तो हम ये जो आपका न्यूमेरिकल है साझेदारी का, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। तो ख्याति की गणना इस प्रकार है, जो आपको कैपिटल दे रखी है टोटल, वो निकाल लेंगे हम। 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख हो जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 10%। जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 10/100, तो ये आ जाएगा 60,000। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 90,000 रुपये का, तो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा या अधिलाभ निकल के आएगा 90,000 माइनस 60,000 बराबर में 30,000। तो आपकी गुडविल जो आएगी निकल के वो आ जाएगी 30,000 गुणा 2, तो ये आ गई 60,000। 60,000 आपकी क्या आ गई, गुडविल। और 60,000 की जो गुडविल है, इसमें सी का जो शेयर होगा, हिस्सा होगा, वो आएगा 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि बराबर बराबर में तीनों 60,000, तो उसका हिस्सा आएगा 1/3, तो 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो सी की जो गुडविल आएगी वो आएगी 20,000 रुपये। आगे फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो ये बना लिया, तो बैलेंस हमें दिया हुआ है, बैलेंस लिख लेंगे ना डायरेक्ट। बाय बैलेंस डीडी 3,000 रुपये ए का दिया हुआ है कैपिटल और 3,000 बी का दिया हुआ है। सी के में डैश आ जाएगा। सी अपनी कैपिटल, अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो कैश में लाएगा, तो बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपए आ जाएगी उसकी। और फिर उसके बाद आपका आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, जो वो अपनी गुडविल क्या कहेंगे, गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया, उसे दोनों बांट लेंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 16,000 और 4,000 ये आ जाएगा। और इधर से टू इस अमाउंट को ये आ जाएगा। फिर इन्हें टोटल कर लेंगे हम, इसका टोटल 2 लाख, इसका टोटल 3,04,000, इसका टोटल 3,16,000। अब हमें करना क्या था, हमें फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी थी निकाल के, टोटल कैपिटल दे रखी थी 6 लाख। 6 लाख को हम उनको बराबर बराबर बांटेंगे, तो उनकी जो अब जो प्रेजेंट में जो कैपिटल रहेगी टू बैलेंस सी डी, वो 2 लाख 2 लाख और 2 लाख तीनों का रहेगा। तो सी का तो दोनों तरफ सेम हो गया, 2 लाख हो गया। बट ए और बी की जो कैपिटल है वो ज्यादा है, तो वो दोनों कैश निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 3,04,000 बी का इधर आ रहा है, तो 3,04,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 1,04,000 रुपये कैश में बाहर लेके जाएगा। उसके बाद सेम वैसे ही ए का टोटल आया 3,16,000, 3,16,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 1,16,000 रुपये ए लेके जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका, ये रहेगा। कैश अकाउंट में हमें जो बैलेंस गिवन है वो 40,000 गिवन है, टू बैलेंस बीडी 40,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद सी कैपिटल के लेकर आया 2 लाख रुपए, और गुडविल के लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 20,000 रुपए। और उसके बाद ए और बी जो लेके गए हैं वो लेके गए हैं, ए लेके गया है 1,16,000 रुपए और बी लेके गया है 1,04,000 रुपए। इधर का टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,60,000 रुपए, और इधर के टोटल में से 1,16,000 प्लस 1,04,000 यानी कि 2,20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा कैश का बाय बैलेंस सीडी 40,000 रुपए। आगे अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट इस प्रकार है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल ए बी सी 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो टोटल हो गई 6 लाख कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स हमें दे रखे थे, क्रेडिटर्स हैं आपके कितने के 60,000 के, तो पूरे 60,000 आ जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अदत्व दिए हुए थे आपको 15,000 के, तो ये आपके 15,000 के आ जाएंगे। उसके बाद एसेट साइड में सबसे पहले आपको प्लांट दे रखा था 4,53,000 का, ऐसे ही आ जाएगा। फर्नीचर दे रखा है 62,000 रुपये, सेम आ जाएगा। स्टॉक दे रखा है 84,000 का, वैसा ही आ जाएगा। डेटर्स दे रखे हैं आपको 36,000 रुपये के, तो इतने ही आ जाएंगे। और कैश, कैश का हमने बैलेंस निकाला था अभी, तो वो 40,000 निकल के आया था, और ये 40,000 आपका ये आ जाएगा बैलेंस। टोटल करेंगे दोनों साइड का तो 6,75,000 रुपये लायबिलिटी साइड का आएगा, और 6,75,000 रुपये आपका एसेट साइड का आएगा। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 30। तो 30 पहले पढ़ लेते हैं हम प्रश्न। तो 30 जो प्रश्न संख्या है वो इस प्रकार है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसे सॉल्व करने की, जैसा भी है तो आप इसे करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये पुराने तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन को नए जो आपका पैटर्न है उसी के हिसाब से सॉल्व किया है, जैसा आपका प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 31 मार्च 2021 को प्रयाग इलेक्ट्रॉनिक्स की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष प्राप्त हुए। रहतिया आपको 60,000, विक्रय आपका 4,25,000, मजदूरी 50,000, क्रय 2,10,000 रुपये, वेतन 25,000 रुपये, विविध लेनदार 35,000 रुपये, डूबत ऋण 3,000 रुपये, रोकड़ आपको 2,000 रुपये, बीमा व्यय सामान्य व्यय 7,500, लाभ हानि खाता क्रेडिट 13,500, देनदार 50,000 रुपये, अंश पूंजी 1 लाख रुपये, मशीन एवं संयंत्र 1 लाख रुपये, संचय 30,000 रुपये, भवन 50,000 रुपये, किराया 6,000 रुपये, विनियोग 30,000 रुपये, अंतरिम लाभांश 10,000 रुपये। कुछ समायोजन है नीचे। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान करना है। तो देनदार आपके कहाँ दिए हुए हैं, ये रहे देनदार। उसके बाद मशीनरी पर 10% का हिरास काटना है। तो मशीनरी है आपकी ये मशीन एंड प्लांट। उसके बाद 31 मार्च को रहतिया 75,000 रुपये, संचय हेतु 10,000 रुपये, लाभांश हेतु 15,000 रुपये का प्रावधान कीजिए। उपरोक्त विवरणों एवं समायोजनाओं के आधार पर लाभहानि खाता तथा लाभहानि नियोजन खाता बनाइए। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो हम ये थ्योरी वाला क्वेश्चन तो हम स्वयं करेंगे, और ये जो प्रश्न दिया हुआ है पुराने तरीके से दिया हुआ है, लाभहानि खाता और लाभहानि नियोजन खाता। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो इसे मैं सॉल्व करता हुआ चलूंगा और आप भी देखते रहेंगे। तो है आपका क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,25,000 दिया हुआ है आपको। उसके बाद हम एक्सपेंस लिख लेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं अलग अलग, वो वर्किंग नोट मैंने किया हुआ है। ठीक है, समझाऊंगा फिर। सबसे पहले परचेज 2,10,000 आपको दिया हुआ है।
चेंज इन स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, 60,000 माइनस 75,000 तो माइनस में 15,000 आएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, ये 75,000 है। और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 10,000, अदर एक्सपेंसेस 19,000, टोटल एक्सपेंस हो गए 2,99,000। और नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, तो 1,26,000 रुपये। इसमें हमें यही तक करना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या कुछ जो वर्किंग नोट किया है मैंने वो इस प्रकार है, ये बता देता हूँ। चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यह आया आपका 15,000 रुपये माइनस में। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस कैसे आए थे, वेज आपको दे रखी थी 50,000, सैलरी आपको दे रखी थी 25,000, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 75,000 रुपये, जो हमने ऊपर दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, जो थे आपके डेप ऑन मशीनरी, जो आपकी मशीनरी थी 1,00,000 रुपये, उसका जो 10% हम निकालेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 10,000 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था अदर एक्सपेंसेस, वो अदर एक्सपेंसेस इस प्रकार थे। सबसे पहले बैड डेब्ट्स 3,000, और इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस 7,500, रेंट आ गया आपका 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट्स दे रखे थे 2,500। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके अदर एक्सपेंसेस आएंगे 19,000 के, जो हमने यहाँ लिखे हुए थे। अब इन सबको हम प्लस माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट, वो आया था 1,26,000 रुपये। तो इस प्रकार हमने इस 2023 के पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। और इसी प्रकार के आगे भी मैं जो आपका 2024 के लिए जो सैंपल पेपर आएगा उसे भी सॉल्व कराऊंगा, और उस सैंपल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, चाहे थ्योरेटिकल प्रश्न है चाहे न्यूमेरिकल है, A to Z सॉल्व कराएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो PPS कॉमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।